आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ नॉवल मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की समरी को आगे। मैंने अपने अर्लियर वीडियो में आप लोगों से इसके चैप्टर 1 to 23 तक की समरी को डिस्कस किया था। इस वाले पार्ट के अंदर मैं चैप्टर 24 से चैप्टर 45 तक की समरी डिस्कस करने वाली हूँ। बता दूं आप लोगों को कि चैप्टर 23 तक हमें हेंचार्ड की लाइफ के बारे में जानकारी, सुजेन और एलिजाबेथ के लौट के आने के बारे में जानकारी, एलिजाबेथ और फारफ्रे के बीच में एक अट्रैक्शन का क्रिएट होना और साथ ही साथ में सुजेन की डेथ के बारे में बता दिया गया है। सुजेन की डेथ के बाद ल्यूसेटा का हेंचार्ड के लिए वापस आना परंतु फारफ्रे की ओर आकर्षित हो जाना, यहाँ तक हमें चैप्टर 23 में बता दिया गया है। चैप्टर 24 से हमें आगे की कहानी जो है उसकी समरी में अब आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 24 में हमें बताया जाता है कि फारफ्रे ल्यूसेटा की ओर बहुत अधिक आकर्षित हो गया है और एलिजाबेथ अभी तक भी इस बात को समझ नहीं पा रही है। हॉर्स ड्रिल नामक एक यंत्र कैस्टरब्रिज में आया है। हेंचार्ड इस यंत्र को देख करके इसकी हंसी उड़ाता है, परंतु फारफ्रे का ये मानना है कि बीज बोने के लिए यह यंत्र एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। एलिजाबेथ यहाँ पर यह भी समझ जाती है कि ल्यूसेटा और फारफ्रे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ल्यूसेटा एलिजाबेथ को अपनी पास्ट की पूरी कहानी सुनाती है और ये कहती है कि यह कहानी उसकी किसी सहेली के है, यानी कि सहेली की है, यानी कि डायरेक्टली वो ये नहीं कहती कि वो उसकी खुद की कहानी सुना रही है। हालांकि एलिजाबेथ समझ जाती है कि ये कहानी ल्यूसेटा की है। फारफ्रे के बदले रवैये से को भी एलिजाबेथ देख लेती है। यह हमें चैप्टर 25 में बताया गया है। चैप्टर 25 में आगे बताया गया है कि एलिजाबेथ का यह मानना है कि ल्यूसेटा ब्यूटीफुल है, कल्चर्ड है और इस कारण से फारफ्रे उसकी ओर जल्दी से आकर्षित हो गया। हेंचार्ड ल्यूसेटा से शादी करने के लिए उत्सुक हुआ जा रहा है, पर ल्यूसेटा इस बात को टाल देती है। वो कहती है कि उन्हें शादी के मामले में जल्दी नहीं करनी चाहिए। हेंचार्ड बहुत गुस्सैल व्यक्ति है, वो ये भी समझने लगी है, इसलिए वो उससे शादी न करने का निर्णय कर लेती है। अब वह फारफ्रे से प्यार करती है। इधर एलिजाबेथ भी सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ चुकी है। यहाँ पर चैप्टर 25 कंप्लीट होता है। चैप्टर 26 के अंदर हमें बताया गया है कि हेंचार्ड को शक हो गया है कि फारफ्रे और ल्यूसेटा के बीच में कुछ चल रहा है। हेंचार्ड एक दिन फारफ्रे से मिलकर उसे बताता है कि जिस जर्सी वुमन के बारे में वो बात कर रहा था, अब वह उससे शादी नहीं करना चाहती है। उसे यह भी समझ में आ जाता है कि फारफ्रे को इन सब बातों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यानी कि फारफ्रे ये नहीं जानता कि ल्यूसेटा ही वो जर्सी वुमन है। एक दिन वह ल्यूसेटा के घर पर फारफ्रे को देख लेता है। इससे उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। हेंचार्ड जॉब को अपना मैनेजर बना लेता है। कैस्टरब्रिज के अनाज व्यापार के बारे में एक खास बात जो हमें यहाँ पर बताई गई है वो ये कि डिपेंड्स ऑन मानसून। अनाज व्यापार मानसून पर डिपेंड करता है, तो मानसून लेकर के मौसम विज्ञानी की जो भविष्यवाणी है उसे मान करके हेंचार्ड बहुत सारा अनाज खरीद लेता है, परंतु उल्टा होता है, अनाज की कीमत गिर जाती है। हेंचार्ड को अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा गिरवी रखना पड़ता है और इसका जिम्मेदार वो जॉब को ठहराता है और नौकरी से निकाल देता है। जॉब के मन में हेंचार्ड को लेकर के गुस्सा और ज्यादा भर जाता है और वो निर्णय करता है कि वो हेंचार्ड से बदला लेगा। 27 चैप्टर के अंदर फिर हमें आगे बताया जाता है कि इधर कम कीमत पर फारफ्रे बहुत सारा अनाज खरीदता है। इसके बाद फिर मौसम बदलता है और तूफान बरसात होने लगती है, अनाज की कीमतें बढ़ जाती है। फारफ्रे को बहुत ज्यादा फायदे होता है। हेंचार्ड और फारफ्रे के नौकरों में भी कंपटीशन सा होने लगा है। एक दिन हेंचार्ड ल्यूसेटा और फारफ्रे की बातें सुन लेता है। वह ल्यूसेटा के घर पहुंच जाता है और उससे शादी का वायदा लेता है। ल्यूसेटा को इस बात का डर है कि कहीं हेंचार्ड पास्ट को लेकर के और लव लेटर्स को लेकर के उसका कोई दुरुपयोग न कर ले। इस कारण से, इस डर के कारण वो बेहोश हो जाती है। एलिजाबेथ ल्यूसेटा को विश्वास दिलाती है कि वो इस बारे में हेंचार्ड से बात करेगी और ल्यूसेटा उसे मना कर देती है। हेंचार्ड को एक केस का न्याय करना है, ये चैप्टर 28 में बताया गया है। चैप्टर 28 काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर वही फर्मिटिव वुमन न्याय के लिए आई है जो कि गवाह थी कभी कि हेंचार्ड ने किस तरीके से अपनी पत्नी और बेटी को 5 गिनी में बेच दिया था। फर्मिटिव वुमन का नाम है मिसेस गुडएनफ। चैप्टर 28 में हेंचार्ड के सामने एक केस आया है, उसका उसे न्याय करना है। केस फर्मिटिव वुमन का था। हेंचार्ड उस महिला के सारे आरोपों को रद्द करता है
इस पर वो औरत नाराज हो जाती है और हेंचार्ड के 5 गिन्नी में अपनी पत्नी को बेचने की घटना सबके सामने सुना देती है। वह कहती है कि हेंचार्ड को मुकदमा सुनने का ही अधिकार नहीं है क्योंकि वो खुद ही इस लायक नहीं है। इससे हेंचार्ड की प्रतिष्ठा को काफी ठेस लगती है। इस घटना को सुनकर ल्यूसेटा और ज्यादा डर जाती है। हेंचार्ड उससे मिलने की कोशिश भी करता है पर वो उससे दूरी बना लेती है। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 29। चैप्टर 29 में हमें बताया गया है कि ल्यूसेटा और एलिजाबेथ के पीछे एक खूंखार बेल पड़ जाता है। हेंचार्ड इन दोनों को बचाता है, हालांकि उसे ध्यान नहीं है कि एलिजाबेथ भी साथ में ही थी। ल्यूसेटा बेहोश हो जाती है, वो उसे उसके घर उड़ाता है, परंतु उसे ये पता नहीं है कि एलिजाबेथ साथ ही थी। एलिजाबेथ पीछे पीछे आती है और उसे फारफ्रे मिल जाता है। फारफ्रे को जब ल्यूसेटा के बारे में जानकारी मिलती है तो वो चिंतित हो जाता है। इधर ल्यूसेटा हेंचार्ड को बताती है कि उसने फारफ्रे से शादी कर ली है। चैप्टर 29, ध्यान रखिएगा, चैप्टर 29 के अंदर ल्यूसेटा और फारफ्रे की शादी को क्लियर किया गया है। वह इसका कारण यह बताती है कि हेंचार्ड ने अपनी पत्नी को बेचा था। वह ऐसा कुछ उसके साथ भी कर सकता है, इस डर के कारण उसने ऐसा किया। वह हेंचार्ड से रिक्वेस्ट करती है कि पास्ट के आधार पर वह उसके नए जीवन में कोई बाधा न डाले। यहाँ पर हमारा चैप्टर 29 कंप्लीट होता है। चैप्टर 30 के अंदर फारफ्रे ल्यूसेटा के घर में ही शिफ्ट हो जाता है, ये बताया गया है। वो दोनों एलिजाबेथ को भी अपने साथ ही रखते हैं। ल्यूसेटा एलिजाबेथ को अपनी सहेली की कहानी फिर से सुनाती है और पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। एलिजाबेथ ल्यूसेटा से कहती है कि उसे हेंचार्ड से शादी करनी चाहिए। जब ल्यूसेटा कहती है कि हेंचार्ड ने अपनी पत्नी को बेचा था, तो एलिजाबेथ कहती है तब उसे किसी से भी शादी नहीं करनी चाहिए। एलिजाबेथ उसके हाथ में तभी शादी की अंगूठी देख लेती है और समझ जाती है कि उसने शादी कर ली है। उसे लगता है कि ल्यूसेटा ने हेंचार्ड से शादी की है, परंतु जब उसे पता चलता है कि ल्यूसेटा ने फारफ्रे से शादी कर ली है, तो वो तुरंत वहां से जाने का निर्णय कर लेती है। उसे हेंचार्ड के सामने एक मकान मिल जाता है। वह निर्णय करती है कि वो मछली पकड़ने के जाल बना करके आजीविका कमाएगी। इसके अलावा हेंचार्ड से उसे गुजारा भत्ता भी मिल रहा है। आगे चैप्टर 31 में हमें बताया जाता है कि हेंचार्ड की जो रेस्पेक्ट है, स्टेटस है, वो हर क्षेत्र में गिर रहा है। वो व्यापार में भी दिवालिया हो चुका है। उसने अपनी संपत्ति बेच दी है, सबका कर्जा भी चुका दिया है। फारफ्रे हेंचार्ड के व्यापार को खरीद लेता है। हेंचार्ड एक साधारण मकान में चला जाता है। एलिजाबेथ को हेंचार्ड पर पूरा विश्वास है क्योंकि वो उसे अपना पिता ही मानती है। उसे अभी कोई भी सच पता नहीं है। वो चाहती है कि अपने पिता के दुखों को वो बांट सके। यहाँ हमारा चैप्टर 31 कंप्लीट होता है। चैप्टर 32 के अंदर हेंचार्ड की मन स्थिति बहुत ही ज्यादा गिरी हुई बताई गई है। वो निर्णय करता है कि आत्महत्या कर लेगा, परंतु ऐसा कर नहीं पाता। जोब हेंचार्ड को आकर के बताता है कि फारफ्रे ने उसके घर में अपनी पत्नी ल्यूसेटा के साथ शिफ्ट कर लिया है। जोब बात बात पर उसे उकसाने की कोशिशें करता रहता है। फारफ्रे हेंचार्ड को उसके ही घर में रहने के लिए कहता है और जो भी व्यक्तिगत संपत्ति घर में से उसे चाहिए वो ले सकता है, ये भी कह देता है। हेंचार्ड दोनों प्रस्तावों को ठुकरा देता है, परंतु फारफ्रे से वो काफी प्रभावित हो जाता है। हेंचार्ड इसके बाद बीमार पड़ जाता है। एलिजाबेथ उसकी पूरी केयर करती है और उसका नियमित रूप से देखभाल करती है। हेंचार्ड फारफ्रे के यहाँ नौकरी कर लेता है, परंतु अपने नौकर को अपना मालिक देखना उसे अच्छा नहीं लगता। वो जलन से भर जाता है। हेंचार्ड अपनी कसम के खत्म होने का इंतजार कर रहा है। कौन सी कसम? जो उसने शराब न पीने की खाई थी, ताकि सब दुखों को भूल सके। चैप्टर 33 में अब उसकी कसम का जो ड्यूरेशन है वो खत्म हो चुका है। तो 3 मेरिनर्स सराय में वो जाता है और वहां बैठ करके खूब शराब पीता है। हेंचार्ड को यहाँ पर जब फारफ्रे और ल्यूसेटा दिखते हैं तो उन्हें वो बुरी तरह से अपमानित करता है। सराय में एलिजाबेथ हेंचार्ड को लेकर के अपने घर चली जाती है। हेंचार्ड और एलिजाबेथ अब फारफ्रे के फार्म में ही काम करने लगते हैं। हेंचार्ड फिर ल्यूसेटा को अपमानित करता है। इस पर ल्यूसेटा पत्र लिख करके उससे निवेदन करती है कि इस प्रकार से लोगों की उपस्थिति में वो उसके साथ अपमानजनक रवैया ना अपनाए। अब फारफ्रे का व्यवहार भी हेंचार्ड के प्रति नौकरों वाला हो चुका है। हेंचार्ड अब बहुत ज्यादा शराब पीने लगा है। एलिजाबेथ भी निर्णय करती है कि वो फारफ्रे को हेंचार्ड से सावधान रहने को कहेगी
क्योंकि उसे भी हेंचार्ड का रवैया अब खतरनाक लग रहा है। यहाँ पर हमारा चैप्टर 33 कंप्लीट होता है। चैप्टर 34 में बताया गया है कि फारफ्रे एलिजाबेथ की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं देता, यानी कि जब वो हेंचार्ड से उसे सावधान करती है तो फारफ्रे कोई विशेष ध्यान नहीं देता। इससे उसे बहुत दुख होता है। फारफ्रे हेंचार्ड को नया व्यापार शुरू करने में मदद करना चाहता है, परंतु हेंचार्ड इसे स्वीकार नहीं करता। अब फारफ्रे भी हेंचार्ड से सावधान हो गया है। ल्यूसेटा के मन में हेंचार्ड को लिखे प्रेम पत्रों का बहुत ज्यादा डर है। जब वह ये पत्र हेंचार्ड से वापस मांगती है तो हेंचार्ड सोचने की कह करके मना कर देता है। फारफ्रे कैस्टर ब्रिज का मेयर बन गया है, जिससे उसका और ल्यूसेटा का कैस्टर ब्रिज से जाने का निर्णय अब खत्म हो चुका है, जो कि वो सोच रहे थे। ल्यूसेटा के प्रेम पत्र पुराने घर की सेफ में रखे हुए हैं। हेंचार्ड इन्हें वहां लेने जाता है। हेंचार्ड इन प्रेम पत्रों को फारफ्रे को सुनाता है, परंतु जिसने लिखे हैं उसका नाम नहीं बताता। हेंचार्ड फारफ्रे और ल्यूसेटा से बदला लेना चाहता था। चैप्टर 35 में हमें बताया गया है कि ल्यूसेटा जब हेंचार्ड प्रेम पत्रों को फारफ्रे को सुना रहा है, सुन लेती है। ल्यूसेटा हेंचार्ड को शाम के समय रिंग पर मिलने के लिए बुलाती है और उससे दया की भीख मांगते हुए पत्र वापस मांगती है। वह पत्र उसे लौटाने का वादा करता है। यहाँ चैप्टर 35 कंप्लीट होता है। चैप्टर 36 में हमें बताया गया है कि जोब ल्यूसेटा से नौकरी दिलवाने के लिए सिफारिश करने को कहता है। जोब ये व्यक्ति खुद जर्सी का है, तो इसे ल्यूसेटा और हेंचार्ड का पूरा पास्ट पता है। फारफ्रे से जब वो रिक्वेस्ट करने के लिए ल्यूसेटा से कहता है तो ल्यूसेटा कोई खास ध्यान नहीं देती। इससे उसे ल्यूसेटा पर बहुत गुस्सा आता है और जोब निर्णय करता है कि वो ल्यूसेटा से बदला लेगा। इधर हेंचार्ड जोब को ल्यूसेटा के सील किए हुए पत्र उस तक पहुंचाने को कहता है, परंतु जोब इसे खोल लेता है और पीटर्स फिंगर्स नामक सराय, जो कि बहुत ही बदनाम सराय है और जहाँ पर बहुत ही बुरी किस्म के लोग आते हैं, वहां पर बैठ करके शराब पीता है और वहां पर इन पत्रों को पढ़ करके सबको सुनाता है और लोगों का मनोरंजन करता है। सराय में एकत्र लोग शाही आगमन की रात्रि को जुलूस निकाल करके ल्यूसेटा का अपमान करने का निर्णय करते हैं। दूसरे दिन सुबह वह इन पत्रों को ल्यूसेटा को दे देता है। ल्यूसेटा इन पत्रों को जला देती है। यहाँ चैप्टर 36 कंप्लीट है। चैप्टर 37 में हमें बताया गया है कि हेंचार्ड के मेयर न होने के कारण शाही अतिथि का स्वागत करने की अनुमति उसे नहीं मिलती। वह जबरदस्ती शाही गाड़ी के आगे आने का प्रयास करता है, परंतु फारफ्रे उसे दूर कर देता है। ल्यूसेटा और फारफ्रे का यहाँ पर बहुत सम्मान होता है। हेंचार्ड फिर से जलन से भर जाता है। फारफ्रे अब बहुत व्यस्त रहने लगा है। लोग इसे उसका अभिमान मानते हैं। इसकी मिट्टी जुलूस में ल्यूसेटा को अपमानित करने का निर्णय किया गया है। कुछ लोग फारफ्रे को इसके लिए सचेत करना चाहते हैं, यानी कि जो भी घटनाक्रम ल्यूसेटा के साथ होने वाला है उसके लिए पहले से ही कुछ लोग चाहते हैं कि फारफ्रे को आगाह कर दिया जाए। ये हमें बताया गया है चैप्टर 37 में। चैप्टर 38, हेंचार्ड फारफ्रे से बदला लेना चाहता है और वह उससे ड्यूअल करने का निर्णय करता है, कुश्ती। हेंचार्ड फारफ्रे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो अपना एक हाथ बांध लेता है। वह फारफ्रे को हरा देता है। जब फारफ्रे उससे कहता है कि उसका जो भी गुस्सा है वो आज निकाल ले, हेंचार्ड ठंडा पड़ जाता है। बाद में वह फारफ्रे से अपनी गलती की माफी मांगने की सोचता है। वह कैस्टर ब्रिज के बाहर पुल पर फारफ्रे का इंतजार करता है। यहाँ चैप्टर 38 कंप्लीट होता है। चैप्टर 39 के अंदर फारफ्रे को एक गुमनाम पत्र आता है जिसके द्वारा उसे वेदरबरी जाने के लिए कहा गया है। यह उसे कैस्टर ब्रिज से बाहर रखने की उसके मित्रों की योजना है। जुलूस में ल्यूसेटा और हेंचार्ड के पुतलों को गधों पर बिठाया जाता है। ल्यूसेटा ये देख करके डर जाती है कि कहीं वो फारफ्रे को खो न दे। पुतले देखकर वो बेहोश हो जाती है। वो इस समय प्रेग्नेंट भी थी। उसकी हालत बहुत गंभीर है। यह निर्णय किया जाता है कि फारफ्रे को बुलाया जाए। पुलिस प्रोसेशन निकालने वालों के खिलाफ एक्टिव हो जाती है, परंतु कुछ नहीं कर पाती। जोब को भी पकड़ा जाता है, परंतु वो अनजान बन जाता है। ये बात बताई गई है चैप्टर 39 के अंदर। इसके बाद आता है चैप्टर 40। चैप्टर 40 में हेंचार्ड जब पुल से वापस लौट रहा होता है तो उसे जुलूस की जानकारी मिलती है। एलिजाबेथ के पास जाता है। एलिजाबेथ ल्यूसेटा के घर पर थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी।
वह वहां जाता है तो उसे पता चलता है कि ल्यूसेटा की हालत बहुत खराब है। हैंचार्ड खुद फारफ्रे को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन फारफ्रे उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करता और जानबूझ करके 2 घंटे लेट अपने घर पहुंचता है। घर पर जब वो ल्यूसेटा की गंभीर हालत को देखता है तो घबरा जाता है। इधर हैंचार्ड ल्यूसेटा के स्वास्थ्य की जानकारी पाने के लिए नियमित उसके घर पर आता जाता रहता है। जोब से उसे किसी नाविक के आने की खबर मिलती है। फारफ्रे ल्यूसेटा की बीमारी के कारण के बारे में अभी भी कुछ भी नहीं जानता। बाद में ल्यूसेटा मर जाती है। यहाँ पर हमारा चैप्टर 40 कंप्लीट होता है। ध्यान रखिएगा, चैप्टर 40 के अंदर ल्यूसेटा की डेथ को बताया गया है। चैप्टर 41, ल्यूसेटा की मृत्यु से एलिजाबेथ और हैंचार्ड दोनों ही दुखी हैं। न्यूसन फिर से हैंचार्ड के पास आता है। उसे सुजेन की मृत्यु का पता लग गया था। वो हैंचार्ड से अपनी बेटी के बारे में पूछता है। हैंचार्ड कहता है कि उसकी बेटी भी मर गई है और सुजेन की कब्र के पास ही उसकी कब्र है। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो न्यूसन को ढूंढता भी है, पर नहीं ढूंढ पाता। हैंचार्ड फिर से आत्महत्या के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उसे डर है कि अब वो एलिजाबेथ को खो देगा। एलिजाबेथ हैंचार्ड के पास वापस लौट आई है। उसे अपने पिता के दुख का एहसास है। वो हैंचार्ड से वादा करती है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। इससे हैंचार्ड के अंदर भी एक नई उम्मीद जागती है। यहाँ चैप्टर 41 कंप्लीट होता है। चैप्टर 42 के अंदर फारफ्रे उन बदमाशों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना चाहता है जिन्होंने इसकी मिट्टी जुलूस निकाल में ये हरकत की थी, परंतु फिर इस विचार को त्याग देता है। हैंचार्ड ने बीजों की एक दुकान शुरू की है और एलिजाबेथ उसका पूरा ध्यान रख रही है। फारफ्रे फिर से एलिजाबेथ की ओर आकर्षित हो गया है। दोनों साथ में टहलने जाते हैं, पर हैंचार्ड को यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो एलिजाबेथ को फिर न खो दे। इसलिए वो चाहता है कि वो एलिजाबेथ के नाजायज होने की बात फारफ्रे को बता दे, ताकि शादी ना हो और एलिजाबेथ उसके साथ ही रहे। चैप्टर 42 यहाँ पर कंप्लीट है। चैप्टर 43 के अंदर हैंचार्ड एलिजाबेथ की फारफ्रे से जो नजदीकियां बढ़ रही है उनसे परेशान होने लगा है। इसी बीच एलिजाबेथ को एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें उसे बडमाउथ या फारफ्रे के घर पर बुलाया गया है। एलिजाबेथ हैंचार्ड से इजाजत मांगती है। हैंचार्ड समझ जाता है कि ये व्यक्ति कौन है जो उसे बुला रहा है। हैंचार्ड कैस्टरब्रिज से चले जाने का निर्णय कर लेता है। वो एलिजाबेथ से अपनी गलतियों की माफी मांगता है और वह एक घास काटने वाले के अपने पुराने वस्त्रों में आ जाता है। उसने अपने साथ कुछ नए औजार रखे हैं और उसे विदा करने के बाद एलिजाबेथ फारफ्रे के घर जाती है, जहां उसे न्यूसन मिलता है। वो बहुत खुश हो जाती है। न्यूसन उसे सब कुछ बताता है। उसके मन में अब हैंचार्ड के बारे में बहुत ज्यादा गुस्सा है। हैंचार्ड के कैस्टरब्रिज से जाने का कारण भी अब उसे समझ में आ गया है। चैप्टर 44, कैस्टरब्रिज से निकल करके हैंचार्ड 5 दिन तक पैदल चलता है। फिर एक फार्म हाउस पर घास काटने का काम करने लगता है। उसे एलिजाबेथ और फारफ्रे की शादी की खबर मिलती है। वह शादी में जाने का निर्णय करता है। उपहार के लिए वो पिंजरे में बंद गोल्डफिंच चिड़िया खरीदता है। जब वह वहां पहुंचता है तो बेचैन हो जाता है। एलिजाबेथ को नौकरानी से उसके आने की खबर मिलती है। एलिजाबेथ हैंचार्ड पर बरस पड़ती है और कहती है कि अब वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। दुखी मन से हैंचार्ड उसे कभी ना परेशान करने का वादा करके चला जाता है। चैप्टर 44 यहाँ पर कंप्लीट है। लास्ट चैप्टर, चैप्टर 45, एलिजाबेथ को मरी हुई गोल्डफिंच चिड़िया का पिंजरा मिलता है। उसे समझ आ जाता है कि इस चिड़िया को अपनी प्रायश्चित के प्रतीक के रूप में हैंचार्ड लेकर के आया था। फारफ्रे और एलिजाबेथ हैंचार्ड की तलाश में निकल पड़ते हैं। अलग अलग जगह पर जानकारी जुटाते हुए वो एबल विटल तक पहुंचते हैं, जो उन्हें बताता है कि भूख और थकान के कारण हैंचार्ड की आधे घंटे पहले ही मृत्यु हुई है। उसकी हालत देखकर विटल उसे अपने घर ले गया था। इसके बाद विटल उन्हें बताता है कि हैंचार्ड एक कागज पर कुछ लिख करके गया है, जो शायद उसकी वसीयत है। जब इस कागज को खोल करके पढ़ा जाता है तो इसमें लिखा है कि फारफ्रे और एलिजाबेथ को उसकी मृत्यु के बारे में कुछ न बताया जाए, ताकि उन्हें कोई दुख न हो। इसके अलावा भी इस कागज पर या उसकी वसीयत में कुछ एक बातें लिखी है। ये सारी चीजें 10 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान रखिएगा कि हैंचार्ड की विल में क्या था, और ये विल
फारफ्रे और एलिजाबेथ को किस तरीके से मिली थी, तो एबल विटल के थ्रू मिली थी। मरने के पहले हेंचार्ड ने ये सब एक कागज पर अपने हाथ से लिखा था। तो उसने कुछ 5-6 जो इच्छाएं रखी हैं इस विल के अंदर, वो क्या हैं? मुझे पवित्र और प्रतिष्ठित स्थान पर न दफनाया जाए, पहली इच्छा। दूसरी, सेक्सटन मेरी मौत की घंटी न बजे। तीसरा, मेरे मृत शरीर को देखने की इच्छा कोई न करे। चौथा, मेरी अर्थी पर कोई भी रोए ना। पांचवा, मेरी कब्र पर फूल न उगाए जाएं। और छठा, कोई मुझे याद न करे। ये 6 इच्छाओं के साथ उसने अपनी वसीयत लिखी है। साथ ही साथ में फारफ्रे और एलिजाबेथ को उसकी मृत्यु की जानकारी न देने की इच्छा भी। एलिजाबेथ जब इस विल को पढ़ती है तो वो निर्णय करती है कि जैसा वो चाहता था वैसा ही किया जाए, क्योंकि वो जो कहता था वही करता था। इस प्रकार से हेंचार्ड की मृत्यु होती है। नॉवल के अंत में हमें एलिजाबेथ के खुशहाल जीवन के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ उसके अंदर पनपे हुए एक बिलीफ को बताया गया है कि जीवन में सुख और दुख पल पल में आते जाते रहते हैं, कोई भी स्थायी नहीं है। यहाँ पर हमारा नॉवल कंप्लीट होता है। नॉवल की मेरी समरी चैप्टर वाइज आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कोई भी और कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। जल्दी ही मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के नोट्स भी आप लोगों से डिस्कस करूंगी। थैंक यू एवरीवन।